अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये क्लास 7 का साइंस का पेपर है, सेकंड टर्म का। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं और ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों तरह के बच्चे जो हैं वो इसको याद कर सकते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस याद करें, वीडियो को एंड तक देखें। तमाम क्वेश्चंस याद करके इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला इसका एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो इसका आंसर सी है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना, ये केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्निंग ऑफ एसिटाइलिन विद द ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस अ हाई टेम्परेचर फ्लेम एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू एटम अचीव स्टेबिलिटी थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स with other atoms. नंबर 4 है, द फार्मूला ऑफ द बिस्मिथ आयन इज। इसका ऑप्शन ए ठीक है, बिस्मिथ +3। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेलगम इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग मेटल इन मरकरी, हेयर मरकरी इज सॉल्वेंट। क्योंकि अमेलगम को हम मरकरी में हल कर रहे हैं तो मरकरी जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू क्लीन द टार्निश्ड कॉइन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, विनेगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ पर्सन पुल्स अ वॉल द एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉय रन्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड, कैलकुलेट हिज स्पीड। तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। Number 9 है, when a drum beats the amplitude of its vibrating diaphragm affect the loudness of the sound. Option A ठीक है। Question number 10, the waves produced on the surface of the water are transverse waves. तो my dear student, ये आपके MCQs हैं पहले वर्जन के। उसके बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात भी मैंने वीडियो में शेयर कर दिए हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चले अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, डिफाइन केमिकल बॉन्ड। A chemical bond is a force of attraction between atoms that hold the atom together in a substance। यानी कोई भी दो एटम जो आपस में जुड़े होते हैं उनके दरमियान में एक कशिश की कुव्वत होती है जो उनको जोड़ के रखती है, और इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। राइट 3 वेज टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने के 3 तरीके बताएं। तो पहला तरीका है, बाय डोनेटिंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम, के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अपने किसी दूसरे को डोनेट कर दिया जाए। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द अदर एटम, या किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएं। और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल, या फिर आप किसी दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। अगला हमारा सवाल है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसका जवाब है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। यानी जब कोई एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस, और 3 लाइंस की मदद से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन नाइट्रोजन atom has 5 electrons in its outermost shell. 2 nitrogen atoms combine through a triple covalent bond in which each atom equally contribute 3 electrons, forming 3 mutually shared electron pairs। नाइट्रोजन के 2 एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 जो है वो पेयर्स बना देते हैं इलेक्ट्रॉन के, और इनको ट्रिपल लाइन से जाहिर किया जाता है। सवाल है, डिफाइन स्पीड। स्पीड की तारीफ करें। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कार ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड। एक कार जो है 50 मीटर का फासला तय करती है 2 सेकंड में। इसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ऊपर हम डिस्टेंस लिखेंगे 50 मीटर और नीचे टाइम लिखेंगे 2 सेकंड। 50 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 25 मीटर फी सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अगला सवाल है कि चांद पर 10 किलोग्राम वाले जिस्म का वजन क्या होगा अगर जी की कीमत 1.6 न्यूटन पर केजी हो। तो मैथ्स हमें दी हुई है 10 केजी और जी की वैल्यू भी दी हुई है। तो वेट का फार्मूला आपको पता है, वेट बराबर होता है एम जी के। तो एम और जी दोनों की वैल्यूज लिखी, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, आसमानी बिजली की चमक के बाद गर्ज की आवाज़ ज़मीन पर देर से क्यों पहुंचती है? यानी बिजली पहले चमकती है और गर्ज की आवाज़ बाद में आती है, तो इसकी क्या वजह है? इसका जवाब है, लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। थंडर इज अ साउंड वेव
whereas lighting is the emission of electromagnetic energy. Lighting is seen earlier and thunder is heard later. It is because the light travel faster than sound. Hence, you see lightning immediately, but it takes the sound of thunder a few seconds to reach you. आंसर आप यहाँ से भी कर लेंगे. इट इज़ बिकॉज दैट लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड. तो ये भी सही होगा. यहाँ से लेके आप नीचे तक कर लें कि क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी से वो ज़मीन तक पहुँच जाती है, लेकिन साउंड की स्पीड जो है वो कम है उसकी निस्बत, तो साउंड बाद में आती है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम 5 सेकंड में 50 बार घूमता है. इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड बताना है. तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है N/T. तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसी तरह टाइम का फार्मूला है 1/f. तो f की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द पिच ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन हाउ द पिच ऑफ ड्रम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पिच ऑफ बेल. यानी कि जो ड्रम बजाते हैं उसकी जो आवाज़ है वो डिफरेंट होती है एक बेल की साउंड के. तो वो क्यों डिफरेंस होती है? क्योंकि इनमें डिफरेंस ऑफ द पिच होता है. द पिच ऑफ द साउंड एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव वन इज कॉल्ड द पिच ऑफ द साउंड. यानी दोनों आवाज़ों में फ़र्क क्यों है? वो पिच ऑफ द साउंड की वजह से है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन है द साउंड ऑफ बेल इज श्रिल while the sound of drum is grave. A drum produces a grave sound of low pitch because its diaphragm vibrate with a low frequency. A bell produces a shrill sound of it because of bell vibrate with a high frequency. उसके बाद ये वही MCQs है जो पहले मैंने इंग्लिश में शेयर किया, ये उर्दू में भी है. उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, इनके आंसर वही हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले आंसर है. उसके बाद ये हमारा अगला वर्जन है और इसका जो पहला MCQs है उसका आंसर C है. रस्टिंग ऑफ आयरन. कौन सी केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन. MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू सेव द मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनी हुई चीज़ों को महफूज रखने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर B है, फ्रीजिंग पॉइंट. तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल रिएक्ट विद द सोडियम आयन टू फॉर्म अ कंपाउंड. तो इसका एसीटेट है. नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द एटम्स विल हैव वैलेंसी वैल्यूज ऑफ +1 एंड -1. तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, NaNO3. इसमें दोनों की वैल्यूज 1 1 होगी. और क्वेश्चन नंबर 5 है अ सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड. तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें मजीद सोल्यूट हम हल नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 6 है विच कंपोनेंट आर यूज टू प्रिपेयर अ रॉक कैंडी. ऑप्शन ए ठीक है, फ्लेवर, शुगर सोल्यूशन एंड बैम्बू स्टिक. क्वेश्चन नंबर 9 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेव साउंड आर. इसका ऑप्शन बी ठीक है, लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी तो इसका मतलब है ग्रेव साउंड यानी भारी आवाज़ होगी. 10वां सवाल है व्हेन अ पर्सन बीट्स अ ड्रम विच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी, डी ऑप्शन. उसके बाद बच्चों ये कुछ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये आप यहाँ से याद कर लें. आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसके तमाम क्वेश्चन भी आपने याद कर लेने हैं. 2 पेपर मैंने शेयर किए हैं, दोनों आप याद कर लें. इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई आपको आ जाएगा. ये सारे सवाल यहाँ पे उर्दू में भी दिए हुए हैं, तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो भी साथ साथ यहाँ से याद कर सकते हैं. इनके MCQs वही हैं जो इंग्लिश